23 नवंबर 2024 को बेंगलुरु के इंदिरा नगर के होटल रॉयल लिविंग के अंदर एक यंग कपल दाखिल होता है। वो दोनों करीब 12:31 पर इस होटल के अंदर दाखिल होते हैं। इस होटल में आने के बाद वो लोग एक दिन के लिए रूम बुक करते हैं। जो लड़का है वो रिसेप्शन पे जाके अपनी चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहा होता है और जो लड़की है वो उसके साथ काफी खुश दिख रही होती है। लड़का उस लड़के को करीब कुछ देर के लिए सोफे पर बैठने के लिए कहता है और वो वहाँ पे अपना आईडी कार्ड जमा कराता है और फिर जो भी रेंट होता है वो रेंट वहाँ पे वो जमा कराते हैं ऑनलाइन। अब रेंट देने के बाद चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद दोनों अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों रूम में जाने के बाद करीब एक दिन बीत जाता है तो उनके चेकआउट का टाइम हो जाता है। तो उसी टाइम पे होटल स्टाफ उनको कॉल करता है और चेकआउट के लिए पूछता है। ऐसे में लड़का फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि उसके चेकआउट के टाइम को एक दिन के लिए एक्सपेंड कर दिया जाए। अब होटल स्टाफ भी उसको एक्सपेंड कर देते हैं। अब दूसरे दिन भी यही कहानी दोहराती है। जब उसको फिर से पूछा जाता है तो फिर से एक दिन के लिए टाइम एक्सपेंड करने के लिए कह देता है। अब ऐसे ही 26 नवंबर का दिन आ जाता है। 26 नवंबर के दिन इस दिन उनको चेकआउट करना था, लेकिन करीब 8:19 पर सुबह ही वो लड़का होटल से बाहर जाता हुआ दिखता है। वो कुछ फोन में लगा हुआ था और होटल की तरफ बाहर चला जाता है, लेकिन उसके हाथ में कोई भी लगेज नहीं था, ना ही वो लड़की उसके साथ में थी। होटल स्टाफ को ये लगता है कि शायद ये कुछ लेने के लिए बाहर गया है, जिसके चलते वो भी इसके ऊपर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब ऐसे ही करीब 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। करीब 12:15 हो जाती है तो उस टाइम पे जो होटल स्टाफ है वो चेकआउट करने के लिए फिर से वहां पर लैंडलाइन पर कॉल करते हैं, लेकिन रूम के अंदर से कोई भी उस कॉल को नहीं उठाता है। तो अब जो होटल स्टाफ है वो रजिस्टर में से उस लड़के का जो नंबर लिया था उस नंबर पर कॉल करते हैं। जब नंबर पर वो लोग कॉल करते हैं तो उसका जो नंबर है वो स्विच ऑफ आता है, जिसके चलते अब होटल स्टाफ को कुछ डाउट होता है। तो वो लोग अब रूम के पास जाते हैं और रूम को नॉक करते हैं। वहाँ पे बेल बजाते हैं, कुछ आवाज भी देते हैं, लेकिन कोई भी अंदर से रिस्पॉन्स नहीं देता है, जिसके चलते जो आदमी वहाँ पे गया होता है वो सोचता है कि मास्टर किसी अब दरवाजे को मुझे खोलना पड़ेगा। जैसे वो लॉक के सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे को लॉक ही नहीं किया गया है, वो ऐसे ही खुला ही पड़ा था। अब होटल स्टाफ का वो आदमी दरवाजे को धक्का देकर अंदर जाने की कोशिश करता है। जब वो अंदर की तरफ जा रहा होता है उसको अंदर से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। तो बदबू आती है तो जिसके चलते वो अपने मुंह और नाक को ढककर कैसे भी करके अंदर की तरफ चला जाता है। जब वो अंदर जाता है और अंदर का जब वो नजारा देखता है, वो देखने के बाद उसकी रूह कांप उठती है। दरअसल उस बेड के ऊपर उसी लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जो 2 दिन पहले उस लड़के के साथ इस रूम में आई थी। अब ये नजारा देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही होटल के मैनेजर के पास चला जाता है। मैनेजर के पास जाने के बाद पूरी घटना की वो जानकारी देता है। अब मैनेजर तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी ही देर में पुलिस और मीडिया वाले इस होटल में पहुंच जाते हैं। पुलिस आने के बाद उस लाश को अपनी हिरासत में लेती है और उसको फॉरेंसिक लैब में पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ अपनी जो केस है उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। सबसे पहले होटल के सभी सीसीटीवी कैमरास को चेक किया जाता है और आसपास के इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उन सभी को भी खंगालना शुरू कर देते हैं। अब सीसीटीवी कैमरा में जो लड़की है वो इस सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार जिंदा दिखी थी, इसके बाद वो कभी भी दिखाई नहीं दी थी। मतलब कि जब वो एक बार रूम के अंदर गई उसके बाद कभी भी बाहर निकलती हुई नहीं दिखी थी। अब पुलिस को जो लाश मिली थी उसी रूम से उनको एक फोन, आईडी प्रूफ और एक नायलॉन रस्सी भी मिली थी। आईडी प्रूफ के जरिए पता चलता है कि इस लड़की का नाम माया गोगोई डेका होता है, साथ ही उस लड़के का नाम आरव हनोई होता है। आरव हनोई के बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो उसका जो रजिस्टर होता है होटल स्टाफ का, उसमें उसका मोबाइल नंबर भी मिल जाता है। जब मोबाइल नंबर मिलता है तो उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है। जब नंबर को ट्रेस करते हैं तो पता चलता है कि उस लड़के ने इस होटल से बाहर जाने के बाद तुरंत अपने मोबाइल ऐप से एक कैब बुक करी थी। जब कैब के बारे में पता चलता है तो उस कैब को ढूंढा जाता है और कैब ड्राइवर से फिर पूछा जाता है कि उसने इस लड़के को कहाँ पर ड्रॉप किया था। ड्राइवर का कहना ये होता है कि उसने इस लड़के को रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप किया था, उसके बाद वो कहाँ पे गया उसके बारे में उसको कोई भी जानकारी नहीं होती है। दूसरी तरफ उसने अपने मोबाइल को भी कैब को बुक करने के बाद स्विच ऑफ कर दिया था, जिसके चलते उसकी लास्ट लोकेशन कौन सी है वो पता नहीं चल रही थी। अब दूसरी तरफ पुलिस अब उसके मोबाइल को ऑन होने का इंतजार कर रही थी, साथ ही उस लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का भी इंतजार
इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर में उस लड़के का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है और रिपोर्ट को जब वो देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चलता है कि उसके शरीर पर 11 से 12 चाकू के घाव थे, जो कि अंधाधुंध मारे गए थे। अब ऐसा आदमी तभी करता है जब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है या तो फिर अपना आपा खो बैठा होता है। अब जब सीसीटीवी के फुटेज को देखा जाता है तो पता चलता है कि वो दोनों जब होटल में आए थे तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे के साथ काफ़ी मिलनसार लग रहे थे। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिसके चलते उस लड़के ने इतनी बेरहमी से इस लड़के को मार दिया था? ये सारे सवाल अब पुलिस को सता रहे थे और उस लड़के के बारे में भी जल्दी से जल्दी वो ढूंढना चाहते थे। अब क्योंकि इस केस में प्राइम सस्पेक्ट आरव हनोई ही था, जिसके चलते अब पुलिस उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना शुरू करती है। जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि आरव केरला के कन्नूर शहर का रहने वाला होता है और अभी कुछ ही महीनों पहले वो बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था। यहाँ पे आने के बाद एज ए स्टूडेंट काउंसलर एक प्राइवेट कंपनी में एज ए इंटर वो 15,000 की तनख्वाह में नौकरी करता था। उसकी और माया की मुलाकात करीब 6 या 8 महीने पहले एक डेटिंग एप्लीकेशन के थ्रू हुई थी, जिसका नाम बब्बल एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के थ्रू दोनों के बीच में दोस्ती होती है। अब थोड़ी देर में पता चलता है कि वो जो लड़का है वो अपना मोबाइल थोड़ी थोड़ी देर पे ऑन कर रहा है। शायद उसको ऑनलाइन पेमेंट करने की वजह से वो ये काम कर रहा था, जिसके चलते अब पुलिस को उसको ढूंढना काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में उसकी लोकेशन मिल रही थी। अब होटल से बाहर निकलने के बाद आरव की लास्ट लोकेशन नॉर्थ कर्नाटका में रायचूर में दिखा रही थी, जिसके चलते अब डीसीपी देवराज ने पुलिस की टीम बनाई। टीम बनाने के बाद एक टीम को रायचूर भेजा, जहाँ पर उसकी लास्ट लोकेशन दिखाई दी थी। दूसरी टीम को उसके होम टाउन केरला में भेजा जाता है और जो तीसरी टीम थी वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। अब एक तरफ आरव की लोकेशन तो मिल रही थी, लेकिन उसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक ठहरता नहीं था। और रायचूर से निकलने के बाद मध्य प्रदेश जाता है और वहाँ से जाने के बाद वो उत्तर प्रदेश में जाता है। वहाँ पर कुछ जगह घूमने के बाद और फाइनली वो वाराणसी में कुछ देर के लिए ठहरता है। अब पुलिस को इसकी लोकेशन मिल रही थी, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा था, जिसके चलते उसको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अब आरव पिछले 3 दिनों में करीब 3,000 से अब 3,500 किलोमीटर की दूरी वो तय कर चुका था और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, जिसके चलते उसके पास ज़्यादा कोई ऑप्शन बचा नहीं था कहीं पे छुपने का या तो फिर घूमने का या तो फिर कहीं पे भाग जाने का। जिसके चलते अब वो सरेंडर करने के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसको पता था आज नहीं तो कल वो कहीं ना कहीं पकड़ा जरूर से जाएगा। जिसके चलते वो फाइनली फिर से कर्नाटक आता है। कर्नाटक आने के बाद 29 नवंबर को वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। उसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने उसे देवनाहल्ली से अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको अपनी हिरासत में लेती है और हिरासत में लेके उससे पूछताछ शुरू करते हैं। जब पूछताछ शुरू करते हैं तो तुरंत ही वे कबूल लेता है कि उसने ही माया का खून किया है। लेकिन जब उसके पास उसको पूछा जाता है कि आखिर उसने उसको इस तरह से क्यों मारा, तो वो कुछ बताता नहीं। वो कहता है कि मामला पर्सनल था जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ। उसको कई बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी उसका जवाब देने के लिए राजी नहीं था। वो बस एक ही बात कह रहा था कि हाँ, मैंने कत्ल किया है, मैं इसको कबूल कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो वजह थी वो वजह मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मेरा पर्सनल वजह थी। अब इस केस की उलझन को सुलझाने के लिए पुलिस ने अब इन दोनों के पास्ट के बारे में जानना शुरू किया। जब पास्ट के बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि जो आरव है वो केरला के कन्नूर शहर का रहने वाला होता है और वहाँ पर वो अपने दादाजी के साथ रहता होता है और उसके दादाजी ने ही उसकी परवरिश की होती है। वो वहाँ पर बीबीए की तैयारी कर रहा था, लेकिन कई सारे पेपर में फेल होने की वजह से वो अपना बीबीए क्लियर नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ जो माया है वो बेंगलुरु में जॉब करती होती है और इन दोनों की पहली मुलाकात डेटिंग एप्लीकेशन बब्बल के थ्रू हुई थी। जब पहली मुलाकात होती है एक दूसरे से लोग बात करने लगते हैं और एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर दोनों घंटों तक मोबाइल पे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब एक दिन जो माया है वो आरव को बेंगलुरु बुला लेती है नौकरी करने के लिए, क्योंकि आरव भी नौकरी की तलाश में था। अब क्योंकि दोनों एक ही शहर में रहने लगे थे, जिसके चलते उन दोनों की अब काफ़ी बार मुलाकात होने लगती है। इसी तरह से जो डेटिंग एप्लीकेशंस के जो दोस्ती शुरू हुई थी वो अब एक रिलेशनशिप में बन जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और क्योंकि एक ही शहर में रहते थे, जिसके चलते वो बार बार एक दूसरे से मिलने भी लगते हैं। अब एक तरफ जो माया थी वो काफ़ी ज़्यादा मिलनसार थी, लोगों से
चीयरफुल रहती थी और उसका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बड़ा था और उसके फ्रेंड सर्कल में काफ़ी मेल फ्रेंड भी थे। अब दूसरी तरफ जो आरव था वो एकदम अकेला रहने वाला, उसका बचपन से भी कोई इतना ज़्यादा कुछ दोस्तों के साथ लगाव नहीं था, वो अकेला ही पड़ा-बड़ा हुआ था और यहाँ पर बेंगलुरु में भी उसके ऐसा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, वो अकेला ही रहने वाला था। ऐसे में एक दिन वो माया से कहता है कि इतना हमारा रिलेशनशिप का टाइम हो चुका है, तो तुम क्यों ना मेरे साथ लिव इन में रहने के लिए आ जाओ। लेकिन दूसरी तरफ जो माया हो वो इस बात से मना कर देती है, क्योंकि उसको अपनी बहन के साथ रहना था, वो पहले ही अपनी कज़िन के साथ रहती थी, तो वो उसको छोड़कर आरव के साथ रहने के लिए नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आरव इस बात को नहीं समझता है, वो सोचने लगता है कि शायद इसके जो मेल फ्रेंड है उसके साथ इसका कुछ अफेयर चल रहा है या तो फिर उसके साथ कुछ इसकी बातचीत हो रही है, जिसके चलते वो मेरे साथ रहने के लिए आने को राज़ी नहीं हो रही है। इसी बीच इन दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े भी होने लगे थे, क्योंकि उसके मेल फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा थे और काफ़ी ज़्यादा लोगों से वो मिलने-जुलने लगती थी, जिसके चलते आरव को इनसिक्योर फील होता था, जिसके चलते वो कई बार उससे झगड़ा भी किया करता था। लेकिन फिर से इन दोनों के बीच में फिर दोस्ती हो जाती है और फिर से एक-दूसरे के साथ वो रहने लगते हैं। अब एक दिन आरव माया को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ लिव इन में नहीं रहोगे तो कोई बात नहीं, एक दिन तो पूरा मेरे साथ गुजार ही सकती हो। तो माया भी इस बात को इनकार नहीं करती है और उसके साथ एक दिन गुजारने के लिए राज़ी हो जाती है। अब 23 नवंबर को वो दोनों होटल में ठहरने का प्लान बनाते हैं और फिर 23 नवंबर को उस होटल में आते हैं। जब होटल में वो दोनों आए थे, उस टाइम पे उन दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल था। आरव का कहना होता है कि जब वो चेक इन कर रहा था, उसी वक़्त पे जब सोफ़े पे माया बैठी थी, उस टाइम पे वो किसी के साथ चैटिंग कर रही थी। जब होटल के रूम के अंदर वो दोनों जाते हैं, तो वो उसको पूछता है कि आप तुम किसके साथ चैटिंग कर रही थी? और इसी बात पे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाथापाई भी हो जाती है और दूसरी तरफ क्योंकि आरव उसके ऊपर पहले से शक कर रहा था और जब इस तरह से हाथापाई होती है और इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, तो उसका जो शक है वो यकीन में बदल जाता है, जिसके चलते वो दूसरे दिन ऑनलाइन एक चाकू और रस्सी मंगवाता है और उसी होटल में उसको पिक करता है। पिक करने के बाद रूम में जाके उसी रस्सी से पहले माया का गला घोटता है और उसके बाद उस किचन नाइफ से उसको कई बार चाकू से मारता है, जिसके चलते उसकी जान चली जाती है। उसकी मौत के बाद वो 2 दिन तक उसी लाश के पास उसी रूम में रहता है। शायद वो सोच रहा था कि अब आगे क्या करना है, शायद उसको उसका पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। उसने ये कहा कि वो कई बार अपनी जान भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहा। अब 2 दिन होने के बाद क्योंकि उसकी बॉडी से बदबू आना शुरू हो गई थी, जिसके चलते अब उसका उस रूम में रह पाना मुश्किल हो रहा है। उसको ये भी लग रहा था कि अगर ये जो बदबू है बाहर चली जाएगी, तो होटल स्टाफ ही उसको पकड़ ले, जिसके चलते वो डर की वजह से उस रूम से भाग जाता है और अपने आप को कहीं न कहीं छुपाने की वो कोशिश करने लगता है। लेकिन फाइनली उसको लगता है कि वो कहीं भी भाग नहीं सकता है और उसके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे, जिसके चलते वो सरेंडर कर देता है। हालाँकि उसने अपने तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि उसका मोटिव क्या था, उसने ऐसा क्यों मारा, लेकिन ये सारी जो थियरी है पुलिस ने बनाई है, क्योंकि जो भी फैक्ट है वो यही कह रहा है कि शायद उसने शक के चक्कर में आकर ही इसको इस तरह से मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरव को भारतीय न्याय संहिता के धारा 103 और 238 के तहत गिरफ्तार कर लिया है और उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और आगे इसकी जो जांच है वो शुरू है। तो ये थी आज की कहानी। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर से बताएं और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।